हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 है, उसमें एक निर्वाचक मंडल होगा और ये जो निर्वाचक मंडल है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। कौन कौन शामिल होंगे ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हमको ये याद रखना है। ये सारे के सारे जो सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य, ये सभी के सभी, और इनमें भी कौन, तो ये विशेषकर ध्यान रखना कि निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, तो ध्यान रखना है आपको निर्वाचित सदस्य, यानी जिनको जनता ने चुना है, जो चुनकर आए वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते। क्योंकि दो तरह के सदस्य होते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा इधर आइए। एक तो होते हैं निर्वाचित, जिनको जनता चुनती है, और एक होता है मनोनीत, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते। कौन कौन से लेते? लोकसभा के, राज्यसभा के। ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जामिनर 2011, 12, 15, 18 जो पेपर उठा के देख लो, हमेशा उसने इसी पे प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के ऊपर। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये प्रश्न आया था कि इसके निर्वाचन में कौन सदस्य भाग लेते नहीं लेते। तो यहाँ 2-3 प्रश्न बनते हैं, मैं आपको सारे समझा रहा हूँ। पहली बात, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के, विधानसभा के, दिल्ली और पुदुचेरी के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, जब लोकसभा पढ़ी थी या पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, इसलिए ये सब भाग नहीं लेते। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो विधान परिषद है, नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, उससे पहले ये समझ लो, दिल्ली और पुदुचेरी, तो इस पे भी ध्यान रखना। 70वें संवैधानिक संशोधन, यानी 17वां जो संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। तो इतने सन आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, आगे कभी पूछ ले तो। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन कौन से सदस्य? जो निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और ये लागू होता है 1 जून 1995 से। तो इतनी बात, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य। और ये भी कौन से? निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते। दूसरी एक बात आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में ध्यान रखनी है, तो ये तो है निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 55, क्योंकि ये दोनों ही अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ आपको उलझाने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 55 ये 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 ये कहता है कि निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसका मेथड क्या होगा, किस पद्धति से होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात रखनी है याद कि नंबर 1 बात, अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां जनता डायरेक्ट चुनती है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहां हमारे चुने हुए सदस्य, जो एमएलए एमपी हमने चुने, है ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा यहाँ कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? तो आपको ध्यान रखनी है आनुपातिक, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, तीसरी बात आपको एक याद रखनी है कि ये जो मतदान होता है ये कैसे होता है? ये होता है गुप्त मतदान, यानी किसने किसको वोट दिया नहीं पता लगेगा। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे का मतलब है कि राष्ट्रपति को मिनिमम इतने वोट तो मिलने ही चाहिए। आखिर भाई राष्ट्रपति की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो सबसे ऊंचा पद है, तो इस कंडीशन में उसको मिनिमम इतने परसेंट यानी 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए। इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, वो भी पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है, एक बार पूछ लिया था, न्यूनतम कोटा।
तो न्यूनतम कोटा किसे निकाला जाता है? तो इसका सूत्र है कुल वेद मत, यानी जो भी वोटिंग होगी उनमें से जो भी वेद मत है वो यहां हम कहते हैं निर्वाचित सदस्य +1 और यहाँ पे भी +1। अब देखो इसी को आगे हम न्यूनतम कोटे को दूसरे तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दूसरा एक और सूत्र दे सकता है कुल वेद मत, यानी जो भी वेद मत है, डाले गए वेद मत है, तो वेद मत आ जाएंगे बट्टे में निर्वाचित। अब बताओ राष्ट्रपति एक चुनना है कि दो चुनने? तो राष्ट्रपति एक चुनना है हमको, तो एक राष्ट्रपति चुनना है, तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य की जगह क्या लिखा हुआ जाएगा? 1 प्लस ये 1 और +1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको दे सकता है और ये वाला फॉर्मूला भी वो आपको दे सकता है। तो ये दोनों ध्यान रखने, कुल वेद मत +1 बट्टा निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित कितने होंगे? एक राष्ट्रपति चुनना है तो 1 + 1, यानी जो टोटल वोट है उसमें हम जो भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 100 मान ले, सपोज दैट 100 मान ले, 1 और 1 2 हो गए, 2 से डिवाइड कर दिए 50 में एक जोड़ोगे, यानी राष्ट्रपति के लिए 50% से ऊपर, 51 का मतलब क्या हो गया? यानी 50% से ऊपर वोट पाना बहुत ही जरूरी है। इसको कहते हैं न्यूनतम कोटा, यानी जो व्यक्ति इतने वोट से अधिक वोट प्राप्त करेगा वही राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए एक चीज ये ले ली जाती है काम में, आनुपातिक, के राष्ट्रपति में हम क्या करते हैं? वरीयता क्रम में मत देते हैं, हम ये नहीं देते, हम एक वोट नहीं देते। अगर माना 6 उम्मीदवार 6 मेंबर खड़े हुए, तो 6 मेंबर खड़े हुए तो हम 6 लोगों को वोट देंगे। माना ये व्यक्ति है, माना कोई राम नाम का है, श्याम नाम का है, ठीक है, मोहन है, सीता भी खड़ी हो गई, गीता भी खड़ी हो गई, तो माना हो सकता है हम नंबर 1 पे इसको चुनना चाहें, 2 पे इसको चुनना चाहें, 3 पे इसको चुनना चाहें, 4 पे इसको, 5 पे इसको। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते हुए वोट देते हैं कि मेरी तरफ से ये नंबर 1 होना चाहिए, ये नहीं चुना जाए तो ये, तो इसको हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो इस तरह की मतगणना होती है, वहां पे इस तरह की व्यवस्था होती है। तो हमको ये कुछ बातें याद रखनी है कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि निर्वाचन का जो मेथड है, हम कैसे राष्ट्रपति को चुनेंगे, निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरा आनुपातिक, तीसरा गुप्त रूप से और चौथा न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटे का सूत्र भी आपको याद रखना है। यह है अनुच्छेद 55 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में कुछ नहीं है, नए अनुच्छेद जो 56 है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो कार्यकाल कितना होगा? वो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया है। समय से पहले वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा, कई बार आया है ये एग्जाम्स में, त्याग पत्र देगा तो वो किसको देगा? अपना अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा। और इस कंडीशन में राष्ट्रपति जब पद से हट जाता है या अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार को संभालता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद है। तो एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये मतलब RS वगैरह या फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है, तो आप याद रख लेना कि राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। क्यों देगा? क्योंकि देखो जो उपराष्ट्रपति है ये खुद राज्यसभा का अध्यक्ष है, ये खुद ही प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको ये सूचना देगा। तो ये भी पर्सन ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी ने मुझे इस्तीफा सौंप दिया है, ये सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए और इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 57 यानी 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का अब कार्यकाल है 5 साल, माना 5 साल पूरे हो गए तो हम उसको दोबारा निर्वाचित कर सकते हैं क्या? तो इसमें लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन की बात है। इसमें एक बात लिखी हुई है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार
कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि असीमित बार, अनकाउंटेबल, कितनी बार भी बन सकता है, जब तक उसकी मर्जी है, उसको चुनाव जीते जा रहा है, राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, नो लिमिट। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, केवल 2 बार इलेक्शन में खड़ा होगा, 2 बार जीतेगा, तीसरी बार वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, पहली बात, और दूसरी बात उसकी जो आयु है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट है, तो ये याद रखना, राष्ट्रपति की आयु पूछ ली जाती है। तो राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या इससे अधिक। जो व्यक्ति 35 वर्ष का हो गया है या इससे अधिक का है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और तीसरी बात है लोकसभा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद है तो हम यहाँ ये नहीं लिखते कि पागल या दिवालिया हो, इस तरह की बात नहीं लिखते, हम डायरेक्ट एक बात लिख देते हैं, लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता। तो लोकसभा सदस्य से संबंधित योग्यता, यानी जो लोकसभा सदस्य की योग्यता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो योग्यता होती है, उससे संबंधित सारी योग्यताओं को पूर्ण करना चाहिए। अब वहां लिखा हुआ है कि पागल, दिवालिया नहीं हो, सरकारी पद पर नहीं हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, तो ये सारी बात वहां लिखी हुई है, तो हम सिर्फ यहाँ केवल ये एक बात लिख देते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य से संबंधित योग्यता है, ये सारी बात आपके योग्यताओं में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये आयु ध्यान रखनी है। ये पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव के लिए, तो 35 वर्ष। अनुच्छेद 59, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ शर्तें कि राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें, ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, बस शर्तें अगर पूछ ले कि इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 60, इसमें भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता, केवल डायरेक्ट दे दे, मिसमैच करने वाले में दे दे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति शपथ लेता है जिसका उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 61, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसका उल्लेख है, तो इसको आप ध्यान रखना, महाभियोग का। अगर राष्ट्रपति पे ऐसा पाया जाता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या राष्ट्रपति पद की मर्यादा को खराब कर रहा है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, महाभियोग संसद। अब संसद का मतलब है पार्लियामेंट में आपके लोकसभा भी आ गई और आपके राज्यसभा भी आ गई, ये दोनों ही आ गई। ठीक है, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये दोनों ही सदन आ गए। तो इसमें भी रखा जा सकता है, इसमें भी रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझने की है कि 1/4 सदस्य, ये क्या रखेंगे, 1/4 सदस्य रखेंगे प्रस्ताव, यानी हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, ये प्रस्ताव रखेंगे। इसके 14 दिन बाद, क्योंकि राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, तो कम से कम 2 वीक्स 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। तो 2 सप्ताह की जगह हम लिखते हैं 14 दिन का समय दिया जाता है। तो 14 दिन का समय दिया जाएगा। 14 दिन के समय के बाद में फिर उस पे बहुमत होगा, और अगर 2/3 सदस्य क्या कर दे, उसको पारित कर देते हैं, तो फिर वो चला जाता है, माना लोकसभा में रखा तो वो चला जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा इसकी क्या करेगा, इस महाभियोग के लिए करेगा जांच। ठीक है, यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं, समझ लेना ध्यान से। एक तो प्रश्न बनता है कि महाभियोग की जांच कौन करता है, महाभियोग की जांच कौन करेगा, तो इसमें आंसर आएगा द्वितीय सदन। अब द्वितीय सदन का मतलब यह है कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में रखा है तो द्वितीय सदन ये हो गया, और अगर प्रस्ताव यहां रख दिया पहले तो लौट के इसके पास आएगा, तो ये द्वितीय सदन हो गया। तो फिर ये क्या करता है, इस महाभियोग की जांच करता है कि इस पे जो अभियोग लगा है राष्ट्रपति पे वो राइट है या रॉन्ग है। अगर ये भी उसको पता है सही, और ये भी अपने 2/3 बहुमत से, 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसको पारित कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा, अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन भारतीय संविधान में आज तक महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पे कि महाभियोग के कारण कोई राष्ट्रपति घर पे बैठा हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हिसाब से क्या है,
वो ये है, अनुच्छेद 61 किसका उल्लेख करता है? महाभियोग का। किस सदन में रखा जा सकता है? तो कोई से भी सदन में रखा जा सकता है। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। 1/4 सदस्यीय प्रस्ताव रखेंगे, 14 दिन बाद उस पर बहस होगी, 2/3 सदस्य उसको पारित कर देते हैं, तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा गया है एक बार फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए। अब यहाँ एक आपसे क्या पूछा जा सकता है वो बताता हूँ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सदस्य भाग लेते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब संसद में कौन से सदस्य? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, जब केवल निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन जब महाभियोग की बात आ रही है तो ऐसे याद रखना, निर्वाचन जब किया था तब हमने निर्वाचित सदस्य लेंगे भाग, और जब महाभियोग होगा तो मनोनीत सदस्य भी इसमें क्या लेंगे? इसमें भाग लेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप, नोट नंबर 1 तो ये, और नंबर 2 एक और रखना, वहां विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था, यहां विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं किसमें? महाभियोग में। महाभियोग में ओनली पार्लियामेंट, संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। ये याद रखना है आपको। यहाँ एग्जामिनर उलझा देता है, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। निर्वाचन में तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग में ओनली संसद के निर्वाचित और मनोनीत, यानी केवल संसद के सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के भी सदस्य भाग नहीं लेते। और आपसे कभी पूछ ले विधान परिषद के सदस्य, तो एक और नोट करके लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और ना ही महाभियोग में भाग लेते हैं। महाभियोग में भाग लेते हैं। तो विधान परिषद वैसे भी कम ही राज्यों में, ओनली 7 राज्य जिनमें है, ठीक है, तो उसकी भी आपको ट्रिक्स बता देंगे। तो विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते और ना ही महाभियोग में भाग लेते, यानी ये किसी में भाग नहीं लेते। तो इसलिए एग्जामिनर हमको उलझाने के लिए प्रश्न दे सकता है कि विधान परिषद के सदस्य भी भाग लेते, तो याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये हमारा राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा आपसे राष्ट्रपति पे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आपसे राष्ट्रपति पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के। तो राष्ट्रपति के पास 2 तरह की शक्तियां होती है, एक तो होती है सामान्य शक्ति, और दूसरी जो शक्ति होती है वो होती है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्तियां क्या होती है? सामान्य शक्ति होती है कार्यपालिका से संबंधित। अब कार्यपालिका में क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये थोड़ा सा याद रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, ठीक है, इसके अलावा आपके राज्यपालों की नियुक्ति हुई, इसके अलावा आपके महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई, महालेखा परीक्षक की, ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी का अध्यक्ष हुआ, सदस्य हुए। इन सब की जो नियुक्ति करता है, इन सब लोगों की जो नियुक्ति करेगा, इन सब की जो नियुक्ति करेगा वो किस में आएगी? वो आपकी आएगी कार्यपालिका शक्तियों में। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो शक्ति होती है वो होती है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है कानून से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित शक्ति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत,
ठीक है। तो 108 के तहत ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी करता है प्रथम अधिवेशन की। इसके बाद में इसकी कुछ सैनिक शक्तियाँ है। तो सैनिक शक्तियों में आ जाता है कि ये क्या होता है, ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सर्वोपरि अध्यक्ष, तीनों सेनाएं इसके अंडर में होती है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसी में एक बार बात और कर ले न्यायिक शक्ति की, तो न्यायिक संबंध में भी इसको कुछ शक्तियां प्राप्त है। पहली जो शक्ति प्राप्त है वो ये है समाधान की, समाधान कर सकता है। और ये जो समाधान करता है ये करता है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत ये क्या कर सकता है, कोई भी मृत्यु प्राप्त दंड है जिसको फांसी की सजा हो गई, तो वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, वो व्यक्ति राष्ट्रपति की शरण में चला जाएगा। राष्ट्रपति उसको क्षमा भी कर सकता है, उसके दंड को कम भी कर सकता है। तो ये कुछ शक्तियां है कि कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आएगा, विधायी शक्तियों में क्या क्या आएगा, सैनिक में क्या आता है। तो माना इस क्वेश्चन को इधर दे दे, निम्न में कार्यपालिका शक्ति नहीं है या किन किन की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपातकालीन शक्तियों की। आपातकालीन जो शक्ति है वो 3 तरह की है। नंबर 1 यहां लिख देते हैं थोड़ा सा आगे, अनुच्छेद 352 नंबर 1। दूसरी है अनुच्छेद आर्टिकल 356 और तीसरी है अनुच्छेद 360, ठीक है। ये 3 तरह की शक्तियां है। 352 जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इन शब्दों को समझ लेना, एग्जामिनर ये पर्सन पूछ लेता है। राष्ट्रीय आपातकाल किसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन किसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। और इसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अभी इन सबके ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। देखो 352 यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो का मतलब याद रखना दूसरे, दो का मतलब क्या है, दूसरे। और दूसरे कौन होते हैं, जो बाहरी होते हैं। जो घर का होता है वो दूसरा थोड़ी होता है। तो 2 यानी दूसरे, दूसरे यानी बाहरी। तो यानी बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण को हम क्या कह सकते हैं, युद्ध। तो बाहरी आक्रमण होगा, युद्ध होगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तीसरी बात याद रखना, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ये जो सशस्त्र विद्रोह वाली बात है ये आपके 44वें संविधान संशोधन में जुड़ी है 1978 में जाकर के। उससे पहले यहाँ पे था आंतरिक अशांति, ठीक है। तो आपको ये 3 बातें रखनी है। फिर है राष्ट्रपति शासन। तो अगर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 2 तरह की चीजें। एक में तो हमारे पूरे भारत देश पे बाहर से आक्रमण हो गया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, इस तरह का, ठीक है, युद्ध की कंडीशन हो गई। ये है राज्यों के संवैधानिक, 2 राज्यों में आपसी मतभेद हो गए, दंगे हो गए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, वहां पुलिस प्रशासन फेल हो गया है, उस कंडीशन में मिलिट्री को भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति अपने हाथ में सारी शक्तियां ले लेता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात का मतलब है कि हमारे देश में पैसे की कमी हो गई है। ऐसा लगने वाला था 1991 में, लेकिन हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण अपना लिया, इस वजह से नहीं लगा। अब कैसे याद रखोगे, ये अब तक लग चुका है 3 बार, इसका प्रयोग हो गया है 3 बार, इसका प्रयोग हो गया है 130 बार से ज्यादा, और इसका प्रयोग पूछ लिया था एक बार, तो ध्यान रखना 0 बार। कैसे याद रखोगे, देखो 2 यानी दूसरे, दूसरे क्या करते हैं, भारी आक्रमण। तो भारी आक्रमण को हम क्या कह सकते हैं, युद्ध। और जो युद्ध करने आएगा वो शस्त्र लेकर के आएगा, खाली हाथ थोड़ी आएगा। तो ऐसे आप ये शब्दों को जोड़ लेना। फिर देखो 5 और 6 लगभग वो घर के ही लग रहे, 5-6 लोग घर में होते हैं। तो राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक है, घर में जो लड़ाई हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन। फिर 360, तो देखो मम्मी की रोटी गोल, पापा के पैसे गोल, तो गोल भाई गोल, तो गोल है रुपया, तो मम्मी की रोटी गोल, पापा के पैसे गोल, तो गोल यानी पैसे, पैसे का मतलब क्या होता है, वित्त, वित्तीय आपातकाल। कितनी बार लागू हुआ, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है 0। कितनी बार लागू हुआ, तो देखो ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 का मतलब हो गया 0। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से दिमाग में रख लो, कितनी बार लागू हुआ है, 0 बार लागू हुआ है।
अब ये घर की बातें, लड़ाई चलती रहती है, तो ये कब कब लागू हुआ है इसका बता देते हैं। एक बार लागू हुआ है 1962 में, एक बार लागू हुआ है 1971 में, एक बार लागू हुआ है 1975 में। यहाँ हुआ था चीन से युद्ध, यहाँ हुआ था पाकिस्तान से युद्ध, और यहाँ पे इंदिरा गांधी ने यहाँ पे आंतरिक अशांति के नाम पे, आंतरिक अशांति के नाम पर लगा दिया था इंदिरा गांधी ने। इसीलिए बाद में संविधान संशोधन हुआ 44वां, और 44वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द आ गया, 44 जो अमेंडमेंट हुआ संवैधानिक संशोधन, उसके तहत आपके इसको हटा दिया 1978 में, और ये वाला शब्द आ गया, आंतरिक अशांति को हटा दिया, और उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह आ गया कि सशस्त्र विद्रोह का जब भी लगाओगे, अशांति के नाम पे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये पूरा अपन का राष्ट्रपति था, इनमें इसी तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल देकर के दे देगा अनुच्छेद कोई सा भी, तो राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं जब भारी आक्रमण हो। राष्ट्रपति शासन, तो पति का शासन का चलता है घर में, तो ये जब घर यानी राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही हो, और ये आपको समझ में आ गया कि पैसे गोल होते हैं तो गोल से वित्तीय, तो वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये कितनी बार, 0 बार। थैंक यू।